इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम। तो देखो मैंने बताया था तुम्हें सप्लाई के बारे में कि जो हमारा सप्लाई होता है वो डिपेंड करता है प्रोड्यूसर पर। और किसी भी तरह का प्रोड्यूसर हो, चाहे वो छोटे लेवल का प्रोड्यूसर हो चाहे वो बड़े लेवल का प्रोड्यूसर हो, वो काम करता है प्रॉफिट के लिए। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें दो प्राइस पर चीजों को बेचना है, 10 रुपए के रेट पर बेचना है, 20 रुपए के रेट पर बेचना है, मैंने तुमसे बोला दो रेटों पर बेचना है, एक तो 10 रुपए के रेट पर बेचना है और एक 20 रुपए के रेट पर बेचना है, तो तुम तुरंत कहोगे कि हम तो 20 रुपए के रेट पर बेचेंगे। क्यों? क्योंकि 20 रुपए के रेट पर तुम्हें सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? प्रॉफिट। यानी कि एक प्रोड्यूसर मार्केट के अंदर तभी सप्लाई करता है, एक प्रोड्यूसर मार्केट के अंदर अपना गुड तभी सप्लाई करता है जब उसको जरूरत से ज्यादा क्या मिलता है? प्राइस। अगर किसी भी गुड का प्राइस ज्यादा होगा तो वो उसे सप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल, मार्केट के अंदर ब्लैक मार्कर की भी डिमांड और ब्लू मार्कर की भी डिमांड भरपूर है, लेकिन ब्लैक मार्कर बेचा जाता है 10 रुपए का और ब्लू मार्कर बेचा जाता है 50 रुपए का। तो बताओ ज्यादातर प्रोड्यूसर किस चीज की सप्लाई पसंद करेंगे? इस वाले मार्कर की। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर का मार्कर 50 रुपए का बिकता है और ये वाला मार्कर सिर्फ 10 रुपए का बिकता है। तो इस बात का मतलब समझ रहे हो ना? एक प्रोड्यूसर तभी सप्लाई करता है, जितना ज्यादा प्राइस होगा उतनी ज्यादा मार्केट के अंदर वो क्या करेगा? सप्लाई करेगा। तो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल की टेबल वगैरह और डेफिनेशन वगैरह बताई थी, लेकिन मैंने तुम्हें सप्लाई कर्व के बारे में नहीं बताया था। तो देखो, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, 1 रुपए हुआ, 2 रुपए का प्राइस, 3 रुपए का प्राइस, 4 रुपए का प्राइस, 5 रुपए का प्राइस, लगातार प्राइस बढ़ रहा है ना? देखो लगातार प्राइस बढ़ रहा है। और बताओ लगातार प्राइस बढ़ने की वजह से एक प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को भी क्या करेगा? लगातार बढ़ाएगा। मान लो 1 रुपए पर वो सप्लाई कर रहा था 10 क्वांटिटी, 2 रुपए पे सप्लाई करता है 20 क्वांटिटी, 3 रुपए पर सप्लाई करता है 50 क्वांटिटी और 4 पर सप्लाई करता है 60 क्वांटिटी और 5 पर सप्लाई करता है 70 क्वांटिटी। ऐसा कर सकता है ना? तुम सोच लोगे यहाँ पर तो एकदम से 20 से 50 हो गया और हर बार 10-10 हो रहा है। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि कितना बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा जरूर। प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी और गारंटी है कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो बेसिकली हम जब सप्लाई की अलग अलग क्वांटिटी को ग्राफ पे बना देते हैं, ध्यान से देखो, मुझे बताओ अगर मैं इसी चीज का ग्राफ बना दूं तो ग्राफ बनाने के बाद जो कर्व हमें मिलता है ना, ध्यान से सुनो, सप्लाई की अलग अलग क्वांटिटीज को, सप्लाई की अलग अलग क्वांटिटीज को अलग अलग प्राइसेस पर जब ड्रॉ किया जाता है, जब हम सप्लाई की क्वांटिटीज को अलग अलग प्राइस पर, क्वांटिटी के अलग अलग प्राइस पर प्लॉट करते हैं, तो दैट कर्व इज नोन एज सप्लाई कर्व। तब वो कहलाता है सप्लाई कर्व। मैंने अभी सप्लाई कर्व के बारे में कुछ नहीं बताया था, इसलिए अब चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग है अपना सप्लाई कर्व। तो हेडिंग डाल दो सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व कैसे बनता है और ये क्या होता है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखो। लिखो नंबर 1 के अंदर फर्स्ट पॉइंट में इसकी डेफिनेशन। तो देखो मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने सप्लाई की क्वांटिटीज को और प्राइसेस को किस पे ड्रॉ कर दिया? ग्राफ पर, बस। दैट ग्राफ इज नोन एज सप्लाई कर्व। तो देखो कितनी आसान डेफिनेशन है। जब हम सप्लाई की क्वांटिटी को और प्राइस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से सुनो, इट इज, अभी लिखना नहीं है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड एट डिफरेंट प्राइसेस इज नोन एज सप्लाई कर्व। देखो कितनी आसान है। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज सप्लाई कर्व, है ना? लिखो नंबर 1 के अंदर इसकी डेफिनेशन। तो नंबर 1 में मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। लिखो नंबर 1 में फिर, इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। शेड्यूल की स्पेलिंग मैंने पिछली टेबल में लिखवाई थी। इट इज अ ग्राफिकल
presentation of supply schedule, various quantities supplied, various quantities supplied. It is a graphical presentation of supply schedule, various quantities supplied, है ना। उस टेबल के अंदर क्या होता है, कई सारी क्वांटिटीज होती हैं, वेरियस क्वांटिटीज सप्लाइड एट डिफरेंट प्राइजेस, एट डिफरेंट प्राइजेस ऑफ कॉमोडिटी, एट डिफरेंट प्राइजेस ऑफ कॉमोडिटी, डिफरेंट प्राइजेस ऑफ कॉमोडिटी, है ना। कॉमोडिटी के अलग अलग प्राइस पर बनाया गया क्वांटिटी सप्लाई के द्वारा किया गया ग्राफ इज नोन एज सप्लाई कर्व, ठीक है। एट डिफरेंट प्राइजेस ऑफ कॉमोडिटी, डिफरेंट प्राइजेस ऑफ कॉमोडिटी, है ना। अब कर्व बनाना है, देखो तुम्हें याद होगा डिमांड का कंसेप्ट, जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो हम उस चीज की डिमांड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जब कोई चीज महंगी हो जाती है तो जनरली हम उसे कम खरीदते हैं ना, क्योंकि वो क्या हो चुकी है, महंगी हो गई है, इसलिए हम उसको कम खरीदते हैं। लेकिन सप्लाई में उल्टा है, जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो बताओ प्रोड्यूसर को ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है, वो याद है ना 10 रुपए वाला और 20 रुपए वाला, अगर किसी प्रोड्यूसर से पूछा जाए कि आप ये मार्केट 10 रुपए का बेचना पसंद करेंगे 20 रुपए का, तो वो कहेगा 20 रुपए का। क्यों? क्योंकि 20 रुपए के प्राइस पर उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो यानी कि जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई में उल्टा है, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है, और प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम हो जाती है ना। इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड और प्राइस में तो नेगेटिव रिलेशन था, है ना। प्राइस बढ़ता था तो हम डिमांड को क्या कर दिया करते थे, कम। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर प्राइस के बढ़ने से सप्लाई कम नहीं होगी, बल्कि सप्लाई भी बढ़ेगी। तो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव। ये बात ग्राफ से पहले नोट में लिखो, ग्राफ बाद में बनेगा, पहले नोट के अंदर ये बात लिखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लिखो नोट के अंदर, फर्स्ट पॉइंट, the supply curve represent positive relationship between, the supply curve represent, the supply curve represent positive relationship between, positive relationship between price and quantity supplied, positive relationship between price and quantity supplied, price and quantity supplied, ठीक है। मतलब कि अगर प्राइस हाई है तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, हाई, और अगर प्राइस लो है तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, है ना। लिखो नंबर 2 में, नंबर 2 में लिखो, इफ प्राइस इज हाई, इफ प्राइस इज हाई देन सप्लाई इज ऑल्सो हाई, then THEN, then supply is also high. If price is high then supply is also high, ठीक है। तो सप्लाई भी हाई होगी, है ना। अब तुम्हें कर्व बनाना है, इसका कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। देखो ये अपना y एक्सिस
ओरिजिन एक्स एक्सिस, एक तरफ तो दिखाते हैं क्वांटिटी, एक तरफ क्या दिखा दी हमने, क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी समझते हो, जितनी क्वांटिटी तुम सप्लाई कर रहे हो वो, ठीक है। और एक तरफ दिखाते हैं उस गुड के प्राइजेस, ठीक है। देखो पहले कीमत 5 रुपए हुई है कि नहीं, 5 रुपए पर वो सप्लाई कर रहा था मान लो 10, देखो पॉइंट मिल गया ना, ये पॉइंट मिल गया। देखो 5 रुपए की कीमत पर कितना सप्लाई कर रहा था, 10 क्वांटिटी, सॉरी 10 रुपए की कीमत पर 5 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था। अब देखो कीमत बढ़ रही है, अब 10 से कीमत हो गई 15 रुपए। मुझे बताओ पहले थी 10 रुपए की कीमत, अब हो गई 15 रुपए की कीमत। जब कीमत बढ़ी है तो वो सप्लाई भी बढ़ाएगा। देखो अब सप्लाई हो गई है 10, तो देखो अब ये पॉइंट मिलेगा, ये मिल गया है ना। अब देखो अब कीमत और बढ़ेगी, अब कीमत हो गई 20 रुपए, अब वो पागल हो गया तुम्हारी तरह, है ना, हालांकि तुम तो पहले से ही हो, लेकिन वो अब हुआ है। तो अब जैसे ही उसे कीमत पता चली, यार कीमत तो बहुत बढ़ेगी, मजा आ जाएगा, आज तो मैं बहुत कमाऊंगा, उसने क्या करा, क्वांटिटी भी बढ़ा दी। उसने इस बार क्वांटिटी कर दी भाई 15। रोकोगे क्या उसे, क्या उसे रोक सकते हो तुम, नहीं, है ना। 20 रुपए पर वो कितनी बेचना चाहता है, 20 रुपए की कीमत पर वो बेचना चाहता है 15 क्वांटिटी, वो बेचना चाहता है 15 क्वांटिटी। तीनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दो और ज्वाइन करने के बाद एक सप्लाई कर्व मिलता है। और मुझे बताओ ये सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे की तरफ गिरना, और अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की तरफ बढ़ना। तुम्हें याद होगा, अगर याद है तो, डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर नेगेटिव रिलेशन होता है। लेकिन तुम्हें दिखाई दे रहा होगा सप्लाई कर्व का स्लोप नीचे से ऊपर की तरफ है। क्यों, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो ये है अपना सप्लाई कर्व। तो इसको नोट कर लो, डायग्राम को बना लो प्रॉपर तरीके से। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो वीडियो पोस्ट करके कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और साथ साथ बना लिया है तो ये तो और भी अच्छी बात है। फिर तो तुम्हारी काउंटिंग उन चुनिंदा बच्चों में होगी जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, ठीक है। तो कुल मिलाकर तुम्हें कैसा रिलेशन दिखाई देता है, पॉजिटिव, और कैसा स्लोप दिखाई देता है, अपवर्ड स्लोप। देखो चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग है भाई, बहुत ही बढ़िया हेडिंग है, मेरे को बहुत पसंद आता है ये हेडिंग। मेरे को क्या आता है ये हेडिंग, बहुत पसंद। हेडिंग डालो फैक्टर्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई के क्या है, फैक्टर्स, है ना, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। फैक्टर्स की जगह ये शब्द भी दिखाई दे सकता है, डिटरमिनेंट्स। क्या दिखाई देता है, बोलो डिटरमिनेंट्स, ठीक है, डिटरमिनेंट्स। तो देखो फैक्टर्स ऑफ सप्लाई, मुद्दे की बात ये है कि वो फैक्टर बताइए जिसकी वजह से सप्लाई चेंज होती है, जिसकी वजह, जिसका असर किस पर पड़ता है, सप्लाई पर पड़ता है। मुझे बताओ क्या प्राइस का असर पड़ता है सप्लाई पर, बिल्कुल। अगर मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ जाएंगे तो तुम क्या करोगे, तुम भी अपनी सप्लाई बढ़ा दोगे। क्यों, क्योंकि तुम्हें खूब प्रॉफिट मिलेगा। अगर प्राइसेस कम हो जाएंगे तो तुम अपनी सप्लाई को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। यानी कि प्राइस पर डिपेंड करता है क्या, सप्लाई। तो सबसे पहला फैक्टर यही है, लिखो नंबर 1, प्राइस ऑफ गुड।
किसी भी चीज का प्राइस, ये बिल्कुल उन्हीं कंसेप्ट की तरह है जैसे मैंने डिमांड के अंदर बताया था। बताओ, डिमांड के अंदर भी तो प्राइस पर डिपेंड करती थी डिमांड। डिमांड के भी तो फैक्टर्स थे जिसमें पहला फैक्टर यही था प्राइस, यहां पर भी वही है ना। फर्क कितना है, वहां पर नेगेटिव रिलेशन था, यहां पर पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तुम लोगों को याद रखने के लिए ब्रैकेट में एक छोटा सा साइन बना लेना प्लस का। ना तो ये प्लस का साइन तुम्हें टेस्ट में बनाना है, ना ही ये प्लस का साइन तुम्हें पेपर में बनाना है, लेकिन अपने नोट्स में बना लो ताकि तुम्हें याद करने में आसानी रहे। देखो अब इसका कितना फायदा है। पॉजिटिव रिलेशन तुम्हें याद दिलाएगा कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो तुम्हारी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस कम हो जाएगा, है ना, तो तुम्हारी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम। क्यों? क्योंकि कैसा रिलेशन है इनके बीच में, पॉजिटिव रिलेशन है। तो प्लस का साइन अगर तुम्हें याद रह गया ना, तो समझो तुम्हें पूरी डेफिनेशन याद आ जाएगी इस फैक्टर की। मतलब पूरा का पूरा एक्सप्लेन फिर तुम उसी के बेस पर कर सकते हो। तो लिखो, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, there is a positive relationship between price and quantity supplied, positive relationship between price and quantity supplied, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखो इट मींस हायर प्राइस, इट मींस हायर प्राइस मतलब अगर प्राइस हाई हो जाए तो बताओ सप्लाई भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, है ना। इट मींस हायर प्राइस causes, CAUSES, causes. It means higher price causes higher quantity supplied. Higher price causes higher quantity supplied, है ना। हाई प्राइस हाई सप्लाई, है ना। लिखो एंड लोअर प्राइस कॉजेज, लोअर मतलब अगर प्राइस कम हो जाए, है ना, तो तुम क्या करोगे, सप्लाई को भी कम कर दोगे। लोअर प्राइस कॉजेज लोअर क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर प्राइस कॉजेज लोअर क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर क्वांटिटी सप्लाइड, है ना। तो कैसा रिलेशन पाया जाता है, पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। अब ध्यान से सुनना, अगला जो फैक्टर आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लिखो नंबर 2, नंबर 2 के अंदर है अपना बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बच्चों को बड़ा पसंद आता है। लिखो नंबर ऑफ फर्म्स। मुझे बताओ एक मार्केट के अंदर 2 प्रोड्यूसर और एक मार्केट के अंदर 10 प्रोड्यूसर और एक मार्केट के अंदर 100 प्रोड्यूसर, याद हो गई बात। एक मार्केट के अंदर 2 प्रोड्यूसर, 2 समझते हो, देखो ये रहा, ये दिखाई दे रहा ना, 2 प्रोड्यूसर। एक मार्केट के अंदर 10 प्रोड्यूसर, देखो ये रहा 10 प्रोड्यूसर, और एक मार्केट के अंदर 100 प्रोड्यूसर। वो नहीं दिखा सकता मैं, इतनी उंगलियां नहीं है मेरे पास, है ना, तुम्हारे पास होगी तो एडजस्ट कर लो। तो देखो 3 मार्केट मैंने बोली और सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन सी मार्केट में थे, तीसरी मार्केट में। मुझे बताना सबसे ज्यादा सप्लाई कौन सी मार्केट में होगी, तीसरी मार्केट में। क्यों? क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ फर्म्स, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर कैसे हैं, ज्यादा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज्यादा फर्म होते हैं उतनी ज्यादा क्या हो जाती है, सप्लाई हो जाती है। जितने ज्यादा फर्मों की संख्या होगी उतने ज्यादा क्या हो जाएगी, सप्लाई। और अगर फर्म होंगे ही नहीं तो कौन सप्लाई करेगा, भगवान आके सप्लाई करेंगे क्या, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि फर्मों की संख्या बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है। तो कैसा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। इसके आगे भी छोटा सा प्लस का साइन लगा लो, ये प्लस का साइन तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। नालायक बच्चों की बहुत पसंद होती है ये, वो साइन याद कर लेते हैं और साइन से उन्हें सब कुछ याद आ जाता है, तो हुए ना नालायक वो। तो लिखो नंबर ऑफ फर्म्स में,
when number of firms in the market increases, when number of firms in the market increases, number of firms, when number of firms in the market increases, मतलब अगर फर्म बढ़ेंगे, पहले 2 फर्म थे, फिर 5 फर्म हुए, फिर 10 फर्म हुए, फिर 50 हो गए, फिर 100 हो गए, गिनते रहो बैठ के, मैं गिनता रहूं. When number of firms in the market increases, then supply also increases. Then THEN, then supply also increases. Then supply also increases, है ना. और अगर फर्मों की संख्या कम हो जाए तो सप्लाई भी कम हो जाएगी. लिखो, एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स, एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स, then supply also decreases. Decrease in number of firms, then supply also decreases. Then supply also decreases. ठीक है, तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, अगला फैक्टर देखते हैं भाई. लिखो नंबर 3, टेक्नोलॉजी. टिक कर लेना इस पर. ये वो फैक्टर है जो बिल्कुल नया है, मतलब डिमांड में नहीं था, ये यहीं पर आता है ना, ये सप्लाई का ही है. बस मुझे बताओ, पहले हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी वो कुछ ऐसी थी, ध्यान से सुनना. एक मशीन थी, एक दिन में 10 शर्ट तैयार कर पाती थी. बस उतने ही समय में, उतनी ही बिजली में कितनी शर्ट तैयार हो पाती थी, सिर्फ 10 शर्टें तैयार हो पाती थी. लेकिन अब हम एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन लेकर आ गए. क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है. इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है. तो अब हम एक एडवांस मशीन लेकर आ गए. वो 10 शर्ट तैयार नहीं करती है, वो एक दिन के अंदर 100 शर्टें तैयार कर लेती है. 100 शर्टें. तो मुझे बताओ, पहले उतने ही खर्चे के अंदर, उतनी ही बिजली के अंदर, उतने ही समय के अंदर तुम्हारी सिर्फ कितनी शर्टें तैयार हो रही थी, 10. लेकिन अब उतने ही खर्चे में कितनी शर्टें तैयार हो रही है, 100. यानी कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो कम हुई या ज्यादा हुई? मुझे बताओ, खर्चा तो उतना ही रहा ना, खर्चा तो उतना ही रहा, लेकिन तुम्हारे शर्टों का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो अल्टीमेटली हमारी कॉस्ट भी क्या हो गई, ऑन एवरेज कम हो गई ना. पहले ही उतने ही खर्चे में हम 10 शर्ट बना पा रहे थे, अब उतने ही खर्चे में कितनी शर्टें बना पाएंगे, 100 शर्टें. तो ऑन एवरेज हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. यानी कि टेक्नोलॉजी अच्छी होने से हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और हमारी सप्लाई बढ़ जाती है ना. इसके आगे कोई साइन मत लगाना, प्लस माइनस, है ना, सीधा लिखना है. लिखो, इफ टेक्नोलॉजी इज इंप्रूव्ड, मतलब कि टेक्नोलॉजी क्या बनी है, बेहतर बनी है, डेवलप हो गई. इफ टेक्नोलॉजी इज इंप्रूव्ड देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो बताओ कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना. तुम एडवांस लेवल की मशीन लेकर आ गए, पहले 10 शर्टें बना पाती थी वो मशीन, लेकिन अब वही मशीन कितनी शर्टें बना पा रही है, 100. तो तुम्हारी जो कॉस्ट है ऑन एवरेज वो क्या हो चुकी है, कम. पहले मैं इसी रूम के अंदर सिर्फ 2 बच्चों को पढ़ा पाता था, अब मैं इसी रूम के अंदर 5 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, फिर इसी रूम के अंदर 10 बच्चे, 20 बच्चे. तो बताओ धीरे धीरे मेरी एवरेज कॉस्ट क्या होती चली जाएगी, कम हो जाएगी. इफ टेक्नोलॉजी इज इंप्रूव्ड देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड. देन THEN, then cost of production is reduced. Then cost of production is reduced, and hence more quantity can be supplied, है ना. पहले 10 शर्टें सप्लाई करते थे, अब 100 शर्टें, कल 1000 करोगे, फिर 10 लाख करोगे, ऐसे ही करते रहोगे.
If technology is improved, then cost of production is reduced and hence more quantity can be supplied. More quantity can be supplied at the given prices. At the given prices. More quantity can be supplied at the given prices. At the given prices. ठीक है. चौथा पॉइंट, फैक्टर प्राइजेस. मुझे बताओ तुम्हारा काम फर्नीचर का है, तो फर्नीचर को बनाने के लिए लकड़ी चाहिए. लकड़ी मतलब रॉ मटेरियल. उसी रॉ मटेरियल को क्या बोला जाता है? फैक्टर बोला जाता है. मुझे पढ़ाने के लिए क्या चाहिए? मार्कर चाहिए. मुझे पढ़ाने के लिए बोर्ड चाहिए. मुझे पढ़ाने के लिए बिजली चाहिए. मुझे पढ़ाने के लिए चेयर चाहिए. मुझे पढ़ाने के लिए दिमाग चाहिए, है ना. दिमाग को हटा दो वैसे एक तरफ, है ना, हालांकि उसको हटा नहीं सकते, लेकिन वो चीज तो खुद की है ना. मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जो दूसरों से मिल रही है ना, जैसे मार्कर, बोर्ड, बिजली, चेयर, टेबल, ये सब, टीवी स्क्रीन, ये सब, है ना. तो ध्यान से सुनो, ये सब मेरे क्या माने जाएंगे? फैक्टर माने जाएंगे. अगर ये चीजें महंगी हो जाएं, अगर मान लो बिजली महंगी हो जाए, तो मैं क्या करूंगा? मैं सप्लाई को कम कर दूंगा ना, क्योंकि महंगी हो रही है. ध्यान से समझना इस चीज को. अगर लकड़ी महंगी हो जाए, मान लो मेरा काम है फर्नीचर बनाने का, मैं मार्केट के अंदर क्या बेचता हूँ? फर्नीचर बेचता हूँ. और फर्नीचर बेचने के लिए मुझे पहले लकड़ी चाहिए होती है, क्योंकि लकड़ी से ही तो बनाऊंगा, और लकड़ी हो जाएगी महंगी. अब बताओ, लकड़ी महंगी हो गई, तो लकड़ी महंगी होने की वजह से मेरे उस चीज को बनाने की जो कॉस्ट है वो ज्यादा आएगी या कम आएगी? ज्यादा आएगी ना. और अगर कॉस्ट ज्यादा आएगी, पीछे से खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो मैं उसकी सप्लाई मार्केट में क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा. ध्यान से सुनो, अगर मान लो मैं यहाँ पर टीचर रखता हूं और वो टीचर बहुत ही महंगा पढ़ाते हैं, तो क्या मैं ज्यादा टीचर रख पाऊंगा? नहीं रख पाऊंगा, है कि नहीं. अगर मैं टीचर रखता हूं अपने पास पढ़ाने के लिए, तो मैं ज्यादा टीचर नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत महंगी है. मैं अपनी सप्लाई को क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही टीचर रख पाऊंगा ज्यादा से ज्यादा. अगर वो ज्यादा महंगे हुए, मैंने अपनी सप्लाई को क्या कर दिया? कम. तो देखो, फैक्टर का प्राइस बढ़ता है तो तुम अपनी सप्लाई को क्या कर देते हो? कम कर देते हो. इसका मतलब कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन. कैसा रिलेशन हुआ? नेगेटिव. इसके आगे साइन लगा लो छोटा सा माइनस का. ठीक है, तो लगा लो फिर इसके सामने एक साइन. फैक्टर प्राइजेस के आगे छोटा सा ब्रैकेट में साइन लगाओ माइनस. लिखो इफ फैक्टर प्राइजेस increases, if factor prices increases, then cost of production, है ना, प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, प्रोड्यूस करने का खर्चा. if factor prices increases, then cost of production, if factor prices increases, then cost of production also increases. Cost of production also increases, है ना. Cost of production increases मतलब खर्चा ज्यादा आ रहा है. अब खर्चा ज्यादा आ रहा है, मैं प्रोड्यूस ही नहीं कर पाऊंगा, और जब प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो सप्लाई कहां से होगा, है ना. Cost of production also increases. लिखो hence, फुल स्टॉप के बाद लिखना hence less commodity is supplied. Hence less commodity is supplied. Less commodity is supplied. Less commodity is supplied. पांचवा लिखो. पांचवा थोड़ा सा हटका है, इसलिए मैं बोर्ड को रब कर लेता हूं. पांचवे में हम बात कर रहे हैं फर्म के गोल की. गोल का मतलब समझते हो ना? गोल का मतलब होता है लक्ष्य.
जिसे हमें पूरा करना है हर एक हाल में। देखो, अगर प्रोड्यूसर चाहता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, किसको मैक्सिमाइज करना चाहता है? अपने प्रॉफिट को। तो वो अपनी सप्लाई को तब बढ़ाएगा जब प्राइस कैसा होगा? हाई, क्योंकि हाई प्राइस पर ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। हाई प्राइस पर ही क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। अगर उसका गोल क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। लेकिन अगर वो चाहता है कि अपनी अपनी सेल को मैक्सिमाइज करना, कुछ लोग होते हैं वो एक साल के अंदर 6 महीने के अंदर अपना टर्नओवर रखते हैं कि यार मैं 50,000 यूनिट सप्लाई करूंगा, 10,000 यूनिट की सेल करूंगा, 50 लाख की यूनिट की सेल करूंगा। तो कुछ लोग होते हैं जो सेल को मैक्सिमाइज करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। अब देखो, ये सेल को मैक्सिमाइज करना चाहता है तो देखो, अगर ये सेल को मैक्सिमाइज करना चाहता है ना, तो ये अपनी सप्लाई को बढ़ा देगा लो प्राइस पर भी। क्यों? क्योंकि कम प्राइस पर भी सप्लाई बढ़ाएगा तभी तो सेल मैक्सिमाइज होगी। क्योंकि इसे सिर्फ किससे मतलब है? बेचने से मतलब है, इसे प्रॉफिट से मतलब नहीं है। और इसे किससे मतलब है? इसे सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, सेल से मतलब नहीं है। ये कह रहा है चाहे 2 बेचूं लेकिन महंगा बेचूंगा। ये कह रहा है सस्ता में बेचना मंजूर है लेकिन बेचूंगा 1000 यूनिट्स, बेचूंगा 10,000 यूनिट्स। ये बड़ा पागल इंसान है भाई, है ना। लिखो पांचवा फैक्टर, पांचवे फैक्टर में लिखो गोल ऑफ द फर्म। गोल मतलब कि फर्म का लक्ष्य, उद्देश्य, है ना। गोल ऑफ द फर्म। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो लिखो गोल ऑफ द फर्म के अंदर, व्हेन गोल इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, व्हेन गोल इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मतलब जब प्रोड्यूसर का गोल क्या है? प्रॉफिट को दिखाना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। व्हेन गोल इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मोर क्वांटिटी विल बी सप्लाइड, है ना। मोर क्वांटिटी विल बी सप्लाइड, मोर क्वांटिटी विल बी सप्लाइड एट हायर प्राइसेस। बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है तो वो सप्लाई तभी करेगा जब प्राइस कैसा होगा? हाई, है ना। मोर क्वांटिटी विल बी सप्लाइड एट हायर प्राइसेस, एट हायर प्राइसेस। ठीक है, ये तो तब है जब वो गोल है उसका प्रॉफिट बनाना, है ना। लिखो अब इसी के अंदर फुल स्टॉप के बाद, व्हेन गोल इज टू मैक्सिमाइज सेल, when goal is to maximize sale, जब उसका गोल है सेल को मैक्सिमाइज करना। when goal is to maximize sale, more quantity will be supplied even at सेम प्राइस, सेम प्राइस या लो प्राइस, है ना। वो कम प्राइस पर भी बेचने के लिए तैयार हो जाएगा क्योंकि उसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, उसका उद्देश्य सेल को मैक्सिमाइज करना है। वो ये चाहता है कि सेल ज्यादा हो जाए, अपने आप ही प्रॉफिट बन जाएगा। मोर क्वांटिटी विल बी सप्लाइड इवन एट सेम प्राइस और लो प्राइस, है ना। इवन एट सेम प्राइस और लो प्राइस, इवन एट सेम प्राइस और लो प्राइस। तो देखो चैप्टर का अब हेडिंग है, जैसे वहां पर पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, ऐसे यहां पर है लॉ ऑफ सप्लाई। क्या है? टॉपी वाला लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, क्या है भाई? लॉ ऑफ सप्लाई, है ना।
तो मुझे बताओ, जैसे डिमांड के अंदर तुम्हें याद होगा अदर फैक्टर्स कैसे होते हैं, कांस्टेंट। जो ईमानदार बच्चे हैं, जो बहुत ही ईमानदारी से पढ़ते हैं, उन्हें तो बहुत अच्छे से याद होगा कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अदर फैक्टर कैसे रहने चाहिए, सेम। केवल किसको देखते हैं, प्राइस को, है ना। लॉ ऑफ सप्लाई में भी सेम कंसेप्ट है, ये भी यही कहता है टेक्नोलॉजी में कोई चेंज ना हो, फैक्टर के प्राइस में कोई चेंज ना हो, नंबर ऑफ फर्म्स में कोई चेंज ना हो, फर्म के गोल में कोई चेंज ना हो। सिर्फ किस चीज का चेंज देखना होता है लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर, प्राइस का। प्राइस का रिलेशन किसके साथ, सप्लाई के साथ। अब ये भी पढ़ाया था ना मैंने, कैसा रिलेशन होता है प्राइस का सप्लाई के साथ, पॉजिटिव रिलेशन। प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, और प्राइस कम होता है तो सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही लॉ ऑफ सप्लाई है, लिखो नंबर 1 में। लेकिन ध्यान रखना अदर फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अभी अभी मैंने पढ़ाए थे ना कई सारे फैक्टर। मैंने तुम्हें टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, मैंने तुम्हें गोल के बारे में बताया था, मैंने तुम्हें फैक्टर के प्राइस के बारे में बताया था। तो ध्यान रखना ये सारे फैक्टर कैसे रहने चाहिए, कांस्टेंट। सिर्फ एक को छोड़कर, किसे छोड़कर, प्राइस को। सिर्फ किसका चेंज देखना है, प्राइस का। अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, लिखो नंबर 1 के अंदर लॉ सप्लाई की स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है लॉ ऑफ सप्लाई टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करने को, डायग्राम बनाकर। ठीक है, लिखो इट स्टेट्स दैट व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, it states that when other factors are remain constant, मतलब कि वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स आर रिमेन कांस्टेंट, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, quantity supplied increases with increase in price of commodity. Quantity supplied increases with increase in price of commodity, है ना। प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाएगी। क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। हाँ, फुल स्टॉप के बाद लिखो इट मीन्स देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप, इट मीन्स देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। हाँ, इसी में लिखो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग टेबल, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग टेबल, रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग टेबल, है ना। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल से। तो देखते हैं वो क्या है टेबल, है ना। तो छोटी सी तुम्हें टेबल बनानी है भाई। बहुत ही बढ़िया टेबल है भाई। एक कॉलम में उसका प्राइस और एक कॉलम में उसकी क्वांटिटी। देखो प्राइस था 10 रुपए, तब ये बेचता था बंदा 100। जैसी प्राइस 11 रुपए हुआ, इसने 200 बेची। बड़ा पागल इंसान है, 1 रुपए पे फिदा हो गया। अच्छी बात है भाई, हो जा, हमारा क्या जा रहा है कि नहीं। अब प्राइस 12 रुपए हो गया, ये फिर और पागल हो गया। अब ये 300 क्वांटिटी बेचने लगा। बस इतना ही पागलपन बहुत है, बस टेबल कर दो बंद, है ना। इतना बहुत है, दूसरे का पागल होना बड़ा अच्छा लगता है तुम्हें, है ना। तो देखो ये टेबल है। अब मुझे बताओ टेबल को देखकर, प्राइस बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ क्या बढ़ती जा रही है, क्वांटिटी। तो देखो
प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी बढ़ रही है, लेकिन अगर प्राइस कम हो जाएगा तो प्राइस के कम होने की वजह से क्या कम हो जाएगी, क्वांटिटी। तो कैसा रिलेशन होता है इनके बीच में, पॉजिटिव रिलेशन। और दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सप्लाई। इसी को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ सप्लाई, है ना। अब इसको प्लॉट करना है, कर्व बनाना है ना। इसी टेबल को यूज करके तुम्हें क्या बनाना है, एक कर्व बनाना है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, सप्लाई कर्व के नाम से, जो कि मैंने पहले ही बनवाया था, है ना। तो देखो थोड़ा छोटा बना है, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ नीचे क्या दिखाते हैं, क्वांटिटी। यहां पर तो दिखाई जाती है क्वांटिटी, और यहां पर दिखाई जाते हैं उसके प्राइस। देखो प्राइस क्या है, 10, 11, 12, है ना। 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए, फटाफट से मुझे दे दो, ठीक है। और यहां पर सप्लाई कितनी है, 100, 200, 300, है ना। ज्वाइन कर दो भाई जरा। देखो 10 रुपए की कीमत पर कितनी क्वांटिटी थी, 100। देखो 10 रुपए की कीमत पर 100 क्वांटिटी, है ना। फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, जैसे तुम ज्वाइन करोगे तो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलता है, दैट कर्व इज नोन एज सप्लाई कर्व। पहले से मालूम है ना ये, दैट कर्व इज नोन एज सप्लाई कर्व। तो इसको रफली नोट कर लो भाई, कई बार एग्जाम में आ चुका है। पेपर में कैसा आता है, ऐसे आता है, एक्सप्लेन करो लॉ ऑफ डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। इनकी हेल्प से तुम्हें क्या एक्सप्लेन करना होता है, सप्लाई कर्व। तो देखो मैंने तुम्हें बताया था, मैंने अदर फैक्टर्स को क्या माना था, कांस्टेंट माना था। मैंने बोला था टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, फर्म के गोल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, फैक्टर के प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या रियल में ऐसा होता है, क्या रियल में टेक्नोलॉजी वैसी ही रहती है जैसी चली आ रही है, नहीं। क्या रियल में जो फर्म का गोल होता है वो गोल कभी बदलता नहीं है, नहीं बदलते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीजें हमने खुद मान रखी हैं, और इकोनॉमिक्स में जो चीजें हम मान लेते हैं ना, उनके लिए एक अलग हेडिंग बनाया जाता है। अगला हेडिंग डालो, अजम्पशंस। मतलब कि जो चीजें हमने खुद मानी है, और क्या क्या मानी है, हमने ये माना टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, फर्म के गोल में कोई चेंज नहीं होगा, फैक्टर के प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। तो ये बात हमने खुद ही मानी है, इसलिए तुम्हें इनको अजम्पशंस में डालना पड़ेगा। तो कई बार पेपर में आ चुके हैं, एक्सप्लेन करो अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई के अजम्पशंस। तो पहला अजम्पशन लिखो, छोटे छोटे हैं, एक एक दो दो लाइनों के अजम्पशन है, ठीक है। हमने क्या बोला था कि फैक्टर के प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। लिखो पहला अजम्पशन, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, there is no change in the price of factors of production, no change in the price of factors of production, factors of production, ठीक है, in the price of factors of production। अब लिखो नंबर 2, मुझे बताओ मैंने बोला था टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। लिखो नंबर 2 में, बताओ रियल में क्या टेक्नोलॉजी बदलती नहीं है। आज के समय में तुमने देखा होगा, पहले के आने वाले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, फिर आए कलर टीवी, फिर ये फ्लैट हो गए, अब ये एलईडी टीवी चल रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा, पता नहीं कुछ कागज का तरह दिखाएंगे और पतला कर देंगे बिल्कुल ही, है ना, समझ ही नहीं आएगा कि टीवी ये क्या है। तो टेक्नोलॉजी बदल रही है भाई, पहले बोर्ड पर पढ़ाया जाता था, अब स्क्रीन पर पढ़ाया जाता है, देखो वीडियो क्लासेस चल रही हैं। तो टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है ना। लिखो नंबर 2 में, देयर इज नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता है, तभी तो हमने माना है इस बात को।
कि हम इसको मानकर चल रहे हैं, खुद होता नहीं है रियल में, हम मान रहे हैं, तभी तो अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस का मतलब होता है हिंदी में मान्यताएं, जो हमने खुद मानी है। देयर इज नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि प्रोडक्शन की टेक्निक में कोई चेंज नहीं हो रहा है। बताओ फर्म के गोल में चेंज होता है? बिल्कुल, उसके उद्देश्य बदलते हैं हर साल, लेकिन हमें मानना है कि नहीं बदलते। लिखो नंबर 3 में, देयर इज नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म, देयर इज नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म। तो फर्म के गोल में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, जबकि आता है। देयर इज नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, मुझे बताओ नंबर ऑफ फर्म्स। एक मार्केट के अंदर अगर 10 प्रोड्यूसर है, तो इस मार्केट के अंदर जिंदगी भर 10 ही प्रोड्यूसर रहेंगे? नहीं, कभी कम होंगे, कभी बढ़ेंगे, कभी उतने रहेंगे, है ना, बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं, तो बदलते रहते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं बदलेंगे, 10 हैं तो 10 ही रहेंगे। लिखो नंबर 5 के अंदर, द नंबर ऑफ फर्म्स डज नॉट चेंज, द नंबर ऑफ फर्म्स डज नॉट चेंज, मतलब फर्मों की संख्या नहीं बदलेगी, जितने फर्म पहले हैं उतने ही फर्म मरते दम तक रहेंगे, एंड तक रहेंगे। द नंबर ऑफ फर्म्स डज नॉट चेंज।